नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। बस हादसे में मारे गए मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए व घायलों को 25,000 रुपए दिए गए। घटना की शुरू कर दी गई है जांच। ये बातें कही है राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने। सोमवार तड़के सुबह कोलकाता सिलीगुड़ी से आ रहे NBSTC की एक बस अनियंत्रित होकर सिलीगुड़ी के निकट विधाननगर में 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को गंभीर हालत में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में बस के कंडक्टर कूच बिहार के दीनहाटा निवासी मृदुल दास, मालदा के रहने वाले संतोष मंडल एवं धुलियान निवासी इब्राहिम शेख की मौके पर ही मौत हो गई। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए व घायलों को 25,000 रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। सोमवार को राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख व घायलों के परिवार को 25,000 रुपए का चेक सौंपा। पर्यटन मंत्री गौतम देव ने कहा कि घटना की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि आज सुबह करीब 3 बजे दुर्घटना घटी। हादसे के बाद विधाननगर की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी। खबर मिलते ही दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गए। हादसे के बाद कुछ देर तक 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा। हादसे के शिकार हुई NBSTC की बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बस कोलकाता से सिलीगुड़ी आ रही थी। पुलिस की तत्परता में क्षतिग्रस्त बस को क्रेन की मदद से राष्ट्रीय राजमार्ग से हटा दिया गया। इसके बाद यहाँ यातायात स्वाभाविक हो सका। রাত্রেবেলা এটা যেটা ঘটনা ঘটেছে সেটা ছিল কলকাতা থেকে ধুলিয়ার এই আমাদের বিধাননগর ওখানে একটা গাড়ির সাথে ধাক্কা লেগেছে। এবার আমরা অলরেডি আমাদের ইনভেস্টিগেশনের জন্য লোক পাঠাচ্ছি, যাতে কী কারণে গাড়িটাকে অ্যাক্সিডেন্ট হলো সেটা এনকোয়ারির মধ্যে রেখেছি। এনকোয়ারি হলে পরে আমার তথ্যটা পুরোটা দাও শোনা যাচ্ছে। এখন এটা তদন্ত সাপেক্ষ। এখন চট করে আমি এখান থেকে আমার পক্ষে বলাটা একটু অসুবিধা। যে ডিপ অথরিটি আছে, তারপরে অফিসার তাদের তারা সব প্যাসেঞ্জার যারা নিহত হয়েছেন, আমি এর আগে একটু নাম বললাম। মৃদুল দাস অন ডিউটি কন্ডাক্টর, সন্তোষ মণ্ডল প্যাসেঞ্জার, ইব্রাহিম শেখ প্যাসেঞ্জারের 3 জন, আর যিনি যার আঘাতটা একটু বেশি গীতাংশু ঘোষ, এই 4 জন। এছাড়া আরও 7 জন ইনজিওর হয়েছেন। এই গীতাংশু ঘোষ NBMC-তে অ্যাডমিটেড আছেন ফর ট্রিটমেন্ট। আর আলম শেখ, সঞ্জিত রায়, কেশব রায়, অমিত সরকার, আশাউল হক, মিরাজুল হক, গেপ্তু সরকার, GPTU গেপ্তু সরকার, এরা ফার্স্ট এড নিয়ে বাড়ি চলে গেছে। মাইনর ইনজুরি ছিল। 2021 में बंगाल में बनेगी TMC की सरकार, ये बातें कही है तृणमूल कांग्रेस के दार्जिलिंग जिला के अध्यक्ष रंजन सरकार ने। भाजपा की संस्कृति को बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष रंजन सरकार ने हाल ही में मेदिनीपुर में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के भाजपा में शामिल कराने की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक और अनैतिक करार दिया है। सिलीगुड़ी के हेलकाट रोड स्थित पार्टी कार्यालय में सोमवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश में नो आइडेंटिटी नो वोट लागू किए जाने की मांग में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा चलाए गए आंदोलन में कई लोग शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि जो लोग आज TMC छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे वे 21 जुलाई के आंदोलन में शहीद हुए लोगों से विश्वासघात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा बंगाल में जिस संस्कृति को लाने का प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसे कभी बंगाल में लाने नहीं देगी और बंगाल के लोगों को सिर उठाकर जीने का अधिकार देगी। साथ ही उन्होंने एक बार फिर जोर देते हुए कहा कि 2021 विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में TMC की सरकार ही बनेगी। उन्होंने भाजपा को
चुनौती देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाए। তারা আন্দোলন করছেন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে। আমাদের অন্নদাতারা যখন রাস্তায় মারা যাচ্ছেন শীতে, সেই সময় দাঁড়িয়ে কখনো হায়দ্রাবাদে ইলেকশন করছেন, এটা হাস্যকর। একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ইলেকশন করতে যাচ্ছেন, উদ্দেশ্য কি? সমগ্র দক্ষিণ ভারত যাদেরকে বর্জন করেছে, সেখানে জাতপাতের রাজনীতিকে পরিকল্পিতভাবে ঢোকাচ্ছেন এবং পশ্চিম বাংলায় রাজ্যের বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে তার প্রমাণ ফুটেজ আপনাদের সামনে আছে। বাংলার যারা এই বিজেপি পার্টিতে যারা জয়েন করছেন, দু একজন, তারা যে বিপুল পরিমাণ অর্থের মালিক হয়েছেন, যেভাবে তারা বাংলার মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন, বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, সেই বিশ্বাসঘাতকতাকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিলমোহর দিচ্ছেন আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলে বাজার গরম করছেন। উনি জানেন যে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়েছে, এটা কোনো মানুষকে, নেতাদেরকে অন্য দল থেকে কিনে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়নি। এর একটা রাজনৈতিক ইতিহাস মানুষের সামনে রয়েছে। রাজনৈতিক ইতিহাসটা কি? 80 দশকের শুরু থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার মানুষকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা দেওয়ার যে আন্দোলন, লড়াই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, নো আইডেন্টিটি নো ভোট, এই কার্ড যে আজকে আমরা ব্যবহার করছি, এই কার্ড আনার জন্য যে আন্দোলন করতে গিয়ে আমাদের শহীদ হয়েছেন 21শে জুলাই, সেই শহীদদের সঙ্গে প্রতারণা হচ্ছে, বিশ্বাসঘাতকতা হচ্ছে যারা বিজেপিতে জয়েন করছেন। যে সমস্ত 2-4 নেতা যারা নিজেদেরকে বড় নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত দিয়ে কোনোদিন অন্য দলের বিধায়ক যোগদান করতে পারে না। সভাপতির কথার সঙ্গে একটু অ্যাড করছি, সেটা হচ্ছে যে এতদিন ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বলা হতো যে তৃণমূল কংগ্রেসে একটা পোস্ট, বাকি সব হচ্ছে ল্যাম্প পোস্ট। তো এখন 2020-তে আমরা এসে দেখতে পাচ্ছি যে তৃণমূলের ল্যাম্প পোস্টগুলোকে নিয়ে কিন্তু তারা বেশি টানাটানি করছে। তার মানে কি? তার মানে নিশ্চয়ই তৃণমূল কংগ্রেসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটা কৃতিত্ব যে তিনি এই দলটাকে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যে এখানে ল্যাম্প পোস্টের থেকে অতিরিক্ত বিভিন্ন জেনারেশনের নেতৃবৃন্দ তারা কিন্তু একটা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। नहीं रहे दिग्गज कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा, 93 साल की उम्र में निधन। पीएम मोदी समेत सियासी हस्तियों ने जताई शोक संवेदना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोहरा का 93 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। वह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले वोहरा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। वोहरा 17 साल तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने रविवार को ही अपना 93वां जन्म दिवस मनाया था। वोहरा दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट अस्पताल में भर्ती थे। साल 2018 में बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने उनसे कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ले ली थी। मोतीलाल वोहरा के निधन पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी समेत दिग्गज सियासी हस्तियों ने शोक प्रकट किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोहरा के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि वोहरा जी एक सच्चे कांग्रेसी और अद्भुत इंसान थे। उनके निधन से भारी क्षति हुई है। वह हमें बहुत याद आएंगे। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि श्री मोतीलाल वोहरा जी उन वरिष्ठतम कांग्रेसी नेताओं में से थे जिनके पास दशकों तक राजनीतिक करियर में व्यापक प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव था। उनके निधन से बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और शुभ चिंतकों के प्रति मेरी शोक संवेदना। सिलीगुड़ी में आज महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का धरना प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उदासीन है महिला मुख्यमंत्री, ये बात कही है पांचाली भट्टाचार्य ने। अगले साल
होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व R9 अन्याय के नारे के साथ भाजपा की ओर से पूरे पश्चिम बंगाल में अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में सोमवार को सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से कोर्ट मोड़ के निकट पोस्ट ऑफिस के सामने स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरना दिया गया। धरने में काफी संख्या में महिला मोर्चा समर्थकों ने हिस्सा लिया। धरना में शामिल भाजपा की सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला महिला मोर्चा के अध्यक्ष पांचाली भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह उदासीन है। राज्य भर में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। महिलाओं पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ आज वे लोग गांधी मूर्ति के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार व लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट के खिलाफ पार्टी की ओर से राज्य भर में 21 से 24 दिसंबर तक महिला मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी ओर भाजपा सांसद सौमित्रा खां की पत्नी सुजाता मंडल के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से संबंधित एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा की एक सदस्य तृणमूल में शामिल हुई है, जबकि तृणमूल के 50 नेता व मंत्री भाजपा में शामिल हुए हैं और यह सिलसिला जारी रहेगा। आज के भारतीय जनता महिला मोर्चार R9 असुरक्षा এই নিয়ে ধর্ণা মঞ্চ সারা রাজ্য জুড়ে চলছে। সে একই রকম ভাবে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় এইখানেও আমাদের এই ধর্ণা মঞ্চর কার্যক্রম চলছে। R9 असुरक्षा আপনারা জানেন বিগত ডিসেম্বর মাসের প্রথম থেকেই ভারতীয় জনতা পার্টির R9 অন্যায় কর্মসূচি জারি রয়েছে, চলছে আমাদের এই R9 অন্যায় কর্মসূচি। তারই মাঝখানে 21 থেকে 24 তারিখ অবধি মহিলা মোর্চার, বিশেষ করে মহিলা মোর্চার R9 असुरक्षा এই কার্যক্রম ধর্ণা মঞ্চে আমাদের এই বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং এই কার্যক্রম চলছে। এটা তো অস্বাভাবিকত্বের কিছু নেই, জয়ন্ত করবেই, কারণ জনগণ এখন বুঝে গেছে যে মাননীয়া এই 9.5 বছরে শাসনের নামে যে অপশাসন কে তুলে ধরেছেন বিশ্বের সামনে, আমি বলবো শুধু জনগণের সামনে, বাংলার সামনে নয়, ভারতবর্ষের সামনেও নয়, বিশ্বের সামনে, সেটা রীতিমতন লজ্জাজনক। আমরা নারী হিসাবে লজ্জিত, মুখ লুকিয়ে চলার উপক্রম হয়ে গেছে এখন, কারণ আমাদের রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, অথচ তিনি মহিলা সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। যে রাজ্যে প্রতিদিন কোথাও না কোথাও 8 থেকে 80 শিশু থেকে বৃদ্ধা কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও অত্যাচারের শিকার হচ্ছে, নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, যাদের শ্লীলতাহানি ঘটে চলেছে, খুন, ধর্ষণ, রেপ, এবং তারপরে যখন কোনো না কোনোভাবে সেই সমস্ত ঘটনার সাথে তৃণমূলের কোনো না কোনো নেতা বা তাদের যোগসাজশ রয়েছে, তখন সেই ঘটনাটিকে জোর জবরদস্তি ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা চলছে। उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख संदीप विश्वास ने गृह मंत्री अमित शाह पर बोला हमला, कहा बंगाल में आकर फैला रहे हैं दुष्प्रचार। पिछले 24 दिनों से देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक ठंड और सर्द रातों में आंदोलन करने के कारण कई कृषकों की जान भी जा चुकी है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसान आंदोलन की समस्या को समाधान करने के बजाय पश्चिम बंगाल में आकर पार्टीबाजी कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने में लगे हुए हैं। आज यह बातें रायगंज में एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन कर उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख संदीप वैश्वास ने कही। रायगंज के सुपरमार्केट में पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अमित शाह बंगाल में आकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां झूठा प्रचार कर रहे हैं और टीएमसी के विरुद्ध साजिश रचने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। वहां कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, जबकि उल्टे भाजपा के कार्यकर्ता ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आक्रमण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले 10 वर्षों से राज्य के वासियों को बेहतर शासन देती आ रही है, लेकिन उनके विरुद्ध दुष्प्रचार करने का काम अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन जनता कभी भाजपा को स्वीकार नहीं करेगी। যখন দেশের কৃষকরা কৃষি আইনের পরিবর্তন চাইছে, সেই সময় দেখা যাচ্ছে দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি দেশের সমস্যার সমাধান, কৃষিজীবী মানুষের সমস্যার সমাধান, সেগুলো দিকে মনোযোগ না দিয়ে তিনি দলবাজি করবার জন্য পশ্চিমবাংলায় এসে পশ্চিমবাংলাকে উত্তপ্ত করতে চাইছেন। এটা দেশবাসীর কাছে অত্যন্ত নিন্দার এবং লজ্জার। আজকে বিজেপি দল মিথ্যাচারকে হাতিয়ার করে বাংলার মাটিতে রাজনীতি করছে, বলছেন 3000 তাদের কর্মী খুন হয়েছেন। আত্মহত্যাও যদি খুনের তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন তাহলে তালিকাকে তারা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করতে পারবেন, কিন্তু আত্মহত্যা
খুন নয়, আত্মহত্যা আত্মহত্যাই। যারা নিজেদের উপর আত্মবিশ্বাস রাখতে পারেন না তারা আত্মহত্যা করেন, আত্মহত্যা একটা রোগ মাত্র। সেই আত্মহত্যা যারা করছেন তাদেরকেও বাংলার মাটিতে হত্যা বলে ধরে নিয়ে বিজেপি পার্টি এটাকে নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছেন। আমরা হত্যাকে নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করব, কিন্তু হত্যাকে নিয়ে রাজনীতি নয়। আজকে জেপি নাড্ডা, আজকে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, আজকে অমিত শাহ, তারা কোন রাজনীতি করতে চাইছেন? তারা বংশানুক্রমিক রাজনীতির কথা বলেন। আজকে দেখবেন না আজকে জয় শাহ কোথা থেকে এসছেন, আজকে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া কোথা থেকে এসছেন, এগুলো চিন্তা করে দেখতে হবে তাদের। তাদের নতুন বিজেপি, পুরনো বিজেপি, প্রতিটা দিকে তাকান, সেদিকেই দেখতে পাবেন যে বংশানুক্রমিক শাসনের জায়গা, বংশানুক্রমিক রাজনীতি করবার জায়গা তাদের দলের মধ্যে কোন কোন নেতা অবস্থান করছেন। বংশানুক্রমিক শাসন ব্যবস্থা, বংশানুক্রমিক রাজনীতি করবার জায়গা, এটা বিজেপি দলে একাধিক উদাহরণ আজকে বাংলার মাটিতে আছে। আমি নাম করে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে হিরো করতে চাই না, কাউকে আমরা আঘাত করতে চাই না, কিন্তু বংশানুক্রমিক শাসন ব্যবস্থা যে কথা বলেছেন বিজেপি দল মিথ্যাচারকে হাতিয়ার করে বলছেন। বংশানুক্রমিক শাসন ব্যবস্থা আমাদের তৃণমূল দলে নয়, সর্বাধিক জায়গাটা পৌঁছে গেছেন বিজেপি দল। আজকে তাদেরকে ভাবতে বলবো বংশানুক্রমিক শাসন ব্যবস্থা কারা চালু করতে চাইছেন, বংশানুক্রমিক শাসন ব্যবস্থা কারা এখানে নিয়োগ করেছেন। वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर आरण्य बंधुओं का धरना 50वें दिन भी लगातार है जारी। बीमार पड़ने पर एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती, मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर काफी संख्या में आरण्य बंधु वन सहायक पिछले 50 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। धरने पर बैठे एक व्यक्ति के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर उसे सोमवार सुबह जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार इसका नाम रविंद्र सरकार है। वे कोच बिहार जिले के रहने वाले हैं। दूसरी ओर सोमवार को इनका आंदोलन 50वें दिन पहुंच चुका है। वेतन वृद्धि एवं अपनी नौकरी सुनिश्चित करने की मांग को लेकर ये सभी जलपाईगुड़ी आरण्य भवन के सामने पिछले 50 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ये लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समक्ष अपनी मांगे रख चुके हैं। हालांकि अब तक वन विभाग की ओर से इस बारे में उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। धरने पर बैठे आरण्य बंधुओं ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में अपने परिवार से दूर वे लोग यहां धरने पर बैठे हैं। साथ ही इन लोगों ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। दूसरी ओर वन विभाग के अधिकारी मृदुल कुमार ने बताया कि इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। আমাদের আজকে আন্দোলন 50 দিনে পড়লো, তো আমাদের কোনো অরণ্য বন্ধুর যদি কোনো কিছু হয় তাহলে পুরোপুরি দায়ী থাকবে একমাত্র বন দপ্তর, ডিএফও সিসিএফ তার জবাব দিতে হবে। আমরা চাচ্ছি আমাদের মূলত দাবিটা মেনে নেওয়া হোক। তো দাবি হচ্ছে আমাদের অরণ্য বন্ধুদের বেতন চালু করতে হবে। টোটাল আমরা এই হসপিটালে এখানটা কয়েকজন আছি, আর অরণ্য ভবনের সামনে আমাদের আন্দোলন চলছে। মোট আমরা এখন ওখানটায় আছে বর্তমানে 35 থেকে 40 জন অরণ্য বন্ধু। যে আমাদের অরণ্য বন্ধু আছে, আমাদের ডিভিশনও আছে, অনেক ডিভিশনও আছে। তো যে ইন্টারভিউ দিয়েছেন, ভালো ইন্টারভিউ দিয়েছেন, সিলেকশন হয়েছে। বাকি আমি দেখছি, আমি কথা করব ওনার সঙ্গে, আগেও কথা হয়েছে, পরেও কথা করব, যেভাবে মতলব ওনার প্রবলেম আমি মেটাতে পারবো আমি চেষ্টা। আগেও কথা হয়েছে, আবার কথা করব, মতলব আমাদের যে আইন হিসাবে কাজ হবে আমি করব, और ওটা মতলব কিভাবে ওনার মতলব প্রবলেম মেটাতে পারবো আমি চেষ্টা করব। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Yo, what's up, homes? It's your boy V10 in the house. एउटा मेसेज छ सबजनालाई, म आउँदैछु यही 31 डिसेम्बर मिरिक दार्जिलिङमा मिरिक टाउन ब्रदर्ससँग। त्यहाँनिर हाम्रो सो छ गाइज, सबजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु विथ मिरिक टाउन ब्रदर्स। सो सी यू देयर गाइज। एकदम वाल हान्नुपर्छ। डिसेम्बर 31 न्यू इयर इभ 2021। Yeah. Awaited moment is over. Good news for all the hip hop lovers. Celebrate your new year with Samir Gising aka B10. Venue Ellie Ground Mirik, date 31st December 2020. For more details, contact 7980269602. समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं।
सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भाजपा में शामिल कार्तिक चंद्रपाल ने तृणमूल कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। इधर तृणमूल कांग्रेस के नेता ने भी किया पलटवार। टीएमसी में योग्य व्यक्तियों को सम्मान नहीं मिल रहा है और जहां पर सम्मान नहीं मिल रहा है वहां पर नहीं रहना चाहिए। रायगंज शहर के महात्मा गांधी रोड स्थित बीजेपी कार्यालय में ये बातें तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कालियागंज नगर पालिका के प्रशासक कार्तिक चंद्रपाल ने कही। उन्होंने कहा कि टीएमसी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा था और यही कारण है कि शुभेंदु अधिकारी की एक अनुगामी के रूप में उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया और पीएम मोदी के नेतृत्व में अब काम करेंगे। दूसरी ओर कार्तिक चंद्रपाल के इस बयान को लेकर टीएमसी कांग्रेस के नेता ने भी जमकर हमला बोला है। जिला तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख संदीप विश्वास ने कहा कि टीएमसी के एक युवा नेता को कालियागंज नगर पालिका का प्रशासक बना दिया गया। इससे बड़ा और सम्मान क्या चाहिए था। लोभ और पैसे के कारण लोग पाला बदल रहे हैं, उन्हें आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পরিবার বিজেপি পরিবার, সেই পরিবারে আজকে আমি যোগদান দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং তার সাথে আমি একটা রাজনৈতিক দলে ছিলাম, কিন্তু একটা রাজনৈতিক দলে যেখানে আমাকে বারে 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 বিভিন্নভাবে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেই জায়গাটায় নিজের আত্মসম্মান যেমন গেছে ঠিক তেমনি আমাদের গত বিধানসভা উপনির্বাচনে আমরা মানুষকে অনেকগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, বিশেষ করে 7 দফা প্রতিশ্রুতি ছিল এবং সেই 7 দফা প্রতিশ্রুতির মধ্যে প্রথম প্রতিশ্রুতি যেটা ছিল কালিয়াগঞ্জের হসপিটালকে 250 বেডের হসপিটাল করা। আমরা দীর্ঘ 1 বছর অতিক্রান্ত এবং তার সাথে আবার একটা বিধানসভা নির্বাচন আমাদের চলে আসছে। আমরা মানুষের কাছে যাব কি নিয়ে, কিসের জন্য, এবং তার সাথে আমাদের কালিয়াগঞ্জের যে উন্নয়ন হয়েছে পৌরসভার, সেই উন্নয়নের জন্য যে আমার যে ইঞ্জিন, আমি তো একটা বগি মাত্র, সেই ইঞ্জিন আমার ছিল যে আমাকে পথ প্রদর্শক শুভেন্দু অধিকারী তিনি যখন
নিজে সিদ্ধান্ত নিলেন যে এখান থেকে তিনি বড় পরিবারে বিজেপি পরিবারে যাবেন, তখন কালিয়াগঞ্জের উন্নয়নের কথা ভেবে আমিও তার সাথে আমি গতকাল যোগ দিয়েছি বিজেপি পরিবার। প্রথমেই বলি যে কাজগুলো হয়ে গেছে সেগুলো মোটামুটি প্রায় সবই শেষের দিকে, মাঝে কিছু নোংরা রাজনীতি হয়েছে। আমি বলি কালিয়াগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড দীর্ঘদিন ধরেই সম্পন্ন হয়েছে এবং সেই বাসস্ট্যান্ডে আপনারা সবাই দেখেছেন প্রেস মিডিয়া যে সেখানে প্যান্ডেলও করা হয়েছিল, বাসটা উদ্বোধন করা হবে এবং উদ্বোধক ছিলেন মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী তৎকালীন শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। যে কোনো রাজনৈতিক কারণে তাকে ছোট করার জন্য বা আমাকে ছোট করার জন্য বাসস্ট্যান্ড কিন্তু উদ্বোধন হলো না। বঞ্চিত কিন্তু আমরা কালিয়াগঞ্জের সাধারণ মানুষ। আজকে দেখবেন যে টেম্পোরারি বাসস্ট্যান্ডটা রয়েছে, অসংখ্য মা বোনেরা বাড়ির মানুষেরা তারা কিন্তু কঠোর শীতের মধ্যে সেখানে দাঁড়িয়ে আসে। অত সুন্দর এত বড় একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, কিন্তু সেখানে কিন্তু আমাদের সেই জায়গা নেই। নিজেদের মধ্যে বঞ্চনা বা কেন এত নোংরা রাজনীতি হবে? আর আগামী দিন যে উন্নয়ন বলছেন, কালিয়াগঞ্জে যে উন্নয়ন হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি উন্নয়ন হবে, কারণ আগামী দিনে আমাদের নতুন সরকার আসবে। যে সরকারের আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে কালিয়াগঞ্জবাসীর শহর কিংবা গ্রামের একটাই বড়, সেটা হচ্ছে কালিয়াগঞ্জ বড় হসপিটাল। এবং সেই আশাগুলো রয়েছে এবং আমরা নেতৃত্বের সাথে কথা বলেছি এবং আগামী দিনে আমাদের ভবানীদা রয়েছেন, আমাদের নেতৃত্ব রয়েছেন, জেলা প্রেসিডেন্ট রয়েছেন এবং কালিয়াগঞ্জকে কীভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই জন্যই হবে। আর এখন নতুন করে আর কোনো কাজ হবে না, কারণ গভর্নমেন্ট বেতন দিতেই ব্যস্ত, কাজ কী করে হবে? দেখুন, আমাদের সর্বভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহর হাত ধরে আমাদের কার্তিক দা এখানে জয়েন করেছেন বিজেপিতে। আমরা কালিয়াগঞ্জ শহর মণ্ডলের পক্ষ থেকে আমরা ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা আগামী দিনে দল কিভাবে আগামী দিনে কার্যক্রম কি হবে সেটা দল বসে সিদ্ধান্ত ওনার সঙ্গে বসে কাজে লাগাবে। আমরা তো চাই বিজেপির মধ্যে সবাই আসুক। আগামী দিনে 2021 আমাদের যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে আমরা যারা স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নকে রূপায়িত করার জন্য যারা এগিয়ে আসবেন তাদেরকে আমরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আশা করছি সেই লক্ষ্যে আমরা কার্তিক দা যেহেতু জয়েন করেছে তাতে আমাদের। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम के अधिकारी संघ द्वारा सिलीगुड़ी में किया गया बैठक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम के अधिकारी संघ द्वारा आज सिलीगुड़ी के वर्धमान रोड स्थित शिल्पांचल भवन में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिलीगुड़ी क्षेत्र के विभिन्न शाखाओं से और सिक्किम, कूच बिहार, मालदा आदि से अधिकारियों की उपस्थिति रही थी। ज्ञात हो कि आज की बैठक में पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम के अधिकारी संगठन के अध्यक्ष देवव्रत दास, उपाध्यक्ष अभिषेक पंकज की उपस्थिति रही थी। बैठक में वर्चुअल माध्यम से संगठन के महासचिव तथा दुर्गापुर एवं हावड़ा के महासचिव राजेश यादव एवं अखिल भारतीय स्तर के महासचिव श्री बालाजी भी उपस्थित रहे थे। रायगंज में राज्य सरकार की रिपोर्ट जनता तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया बंग ध्वनि यात्रा। पूरे राज्य के साथ साथ रायगंज में भी आज बंग ध्वनि यात्रा की शुरुआत हुई। रायगंज नगरपालिका के वाइस चेयरमैन तथा रायगंज विधानसभा के कोऑर्डिनेटर अरिंदम सरकार के नेतृत्व में यह यात्रा शुरू हुई, जो विभिन्न वार्डों का दौरा किया। इसके संबंध में अरिंदम सरकार ने बताया कि राज्य सरकार की योजनाओं को जानकारी देने के साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य पिछले 10 वर्षों में किया गया है उसके संबंध में लोगों को जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति संजय मित्रा के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं और राज्य सरकार के रिपोर्ट कार्ड पेश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे जितनी भी जोर आजमाइश कर ले, लेकिन टीएमसी का सत्ता कायम रहेगा और उसको कोई नहीं हरा सकता है। আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার নির্দেশে আজকে বঙ্গধ্বনি যাত্রা, এই যাত্রায় আজকে 16 নম্বর, 17 নম্বর এবং 18 নম্বর ওয়ার্ডের বাড়িতে বাড়িতে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি। আপনারা ইতিপূর্বে দেখেছেন দুয়ারে সরকারের মধ্যে দিয়ে আজকে সরকার খালি জেলায় না, মানুষের ঘরের সামনে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। সেই পরিষেবা কেন্দ্রগুলোতে প্রচুর মানুষ তারা স্বাস্থ্যসাথী, খাদ্যসাথী, বিভিন্ন পরিষেবা, যেই পরিষেবা বিগত দিনে তাদের কাছে বিভিন্ন কারণে পৌঁছতে পারা যায়নি, সেটা আজকে ঘরে ঘরে এসে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা সেটা করা হয়েছে। আর আজকে এই বঙ্গধ্বনি যাত্রাতে
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 10 বছরে সাধারণ মানুষের জন্যে, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্যে, পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্যে যে সমস্ত কাজগুলো করেছেন, এই 10 বছরের কাজের একটা খতিয়ান, এই খতিয়ান পুস্তক আকারে আমরা বাড়ি বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি। ছোট করে সংক্ষিপ্ত আকারে এই পুস্তিকার মধ্যে দিয়ে আমাদের সরকারের 10 বছরের কাজকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাচ্ছি এবং আমরা বলতে চাচ্ছি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে বন্যায়, খরায়, কোভিডে সমস্ত সময় মানুষের পাশে থাকে, সেই একইভাবে আমরা তৃণমূলের কর্মীরা মানুষের পাশে আছি। সে যে বেঈমান নেতা যেদিকে যাক না কেন তাতে আমরা পরোয়া করি না। আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। আমরা বাংলার যুব সমাজ, আমাদের মহিলা মায়েরা, তারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আছেন। তাদেরকে নিয়ে বঙ্গে আজকে উঠল ধ্বনি। তৃতীয়বারের জন্যে দিদিমণি, তাকে আমরা তৃতীয়বারের জন্যে নবান্নে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে অঙ্গীকার নিয়ে এই বঙ্গধ্বনি যাত্রা আজকে আমরা এই 16, 17 এবং 18 নম্বর वार्डের ঘরে ঘরে पहुंचे যাচ্ছি। देश में पिछले 24 घंटे में मिले 24,337 कोरोना संक्रमित। संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या 96 लाख के पार पहुंची। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी और गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 24,337 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं रविवार को 26,624 संक्रमित मिले थे। देश में कोरोना से संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या 96 लाख को पार कर गई है। सक्रिय मामले लगातार 4 लाख से नीचे बने हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 24,337 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित मुक्त हुए हैं। इसके बाद देश में कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 1,55,560 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 333 मरीजों ने कोविड-19 संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या 1,45,810 हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 25,709 मरीजों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। इस तरह देश में कोरोना संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 96,06,111 हो गई है। दुनिया में अब तक सामने आए कोरोना के 7,71,69,359 मामले। एक तरफ दुनिया कोरोना वैक्सीन की राह देख रही है, लेकिन महामारी का खतरा अभी भी कम नहीं हो रहा है। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू होने के बावजूद वायरस में म्यूटेशन कोरोना वायरस की नई वेरिएंट की बात सामने आई है। यहाँ सरकार ने कड़े प्रतिबंध भी लागू कर दिए हैं। लंदन में लोगों को घर से निकलने की मनाही हो सकती है। 13 यूरोपीय देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, डेनमार्क, फिनलैंड, रोमानिया, क्रोएशिया और नीदरलैंड ने यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। वहीं कनाडा ने यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर 72 घंटे का बैन लगाया है। उधर अमेरिकी संसद ने कोरोना राहत के लिए $900 बिलियन करीब 44 लाख करोड़ रुपए के कोरोना राहत फंड को मंजूरी दे दी है। दुनिया में कोरोना से 7,71,69,359 केस हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि 5,40,88,483 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक महामारी से 16,99,560 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की खबर। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार देश में महामारी का सबसे बुरा दौर खत्म। जनवरी में वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि देश में कोरोना वैक्सीन लगने का काम जनवरी में शुरू हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत में शायद कोरोना महामारी का सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत अपने नागरिकों को वैक्सीन देने की स्थिति में होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा, मुझे निजी तौर पर लग रहा है कि जनवरी के किसी हफ्ते में वैक्सीन का पहला डोज दे दिया जाएगा। हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। हालांकि हमारी पहली प्राथमिकता है कि वैक्सीन सुरक्षित और इफेक्टिव रहे। इसके साथ हम किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।